नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अलग अलग हाई कोर्ट के द्वारा प्रस्तुत की गई बेल की अलग अलग और अजीबोगरीब शर्तों के बारे में। दरअसल ये बात तो हम सभी को पता है कि अगर ऑफेंस बेलेबल है तो उस स्थिति में जमानत लेना व्यक्ति का कानूनी अधिकार है, उसको जी भी जाती है। हालांकि चीज़ें जो हैं यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करती हैं, लेकिन कई बार यह मामले सामने आए हैं कि न्यायालय बेल देते समय व्यक्ति के सामने अजीब अजीब शर्तों को प्रस्तुत कर देता है। उस दौरान व्यक्ति कई बार यह खुद सोचता है कि बेल लेने से अच्छा मैं जेल में ही रह लेता हूँ, मेरे जीवन के लिए वही ठीक है। और बहुत सारी बेल की जो शर्तें होती हैं वह या तो रूढ़िवादी होती हैं या फिर रूढ़िवादी होने के अलावा पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर आधारित होती है या फिर सामाजिक मान्यताओं मर्यादाओं के विरुद्ध होती है या फिर ऐसी होती है कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का वहाँ पर उल्लंघन हो रहा हो। तो यह सभी चीज़ें गलत है। यह मामला हम लोग के सामने इसलिए आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दखल अंदाजी की है मामले के अंदर और एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने से रोका है। क्या है मामला? तो देखिए, हम लोग के पास जो मामला आया है वह इस प्रकार है कि हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति को कहा था कि वह राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होगा। यदि वह राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में हम उसकी जमानत की जो अर्जी है उसको स्वीकार कर लेंगे। हालांकि व्यक्ति ने हाँ करा और हाँ करने के बाद व्यक्ति ने जमानत ले ली, लेकिन उसके इन्हीं निर्णयों के विरुद्ध जो पूरा मामला था, एक अपील थी, वह दर्ज की गई सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि आप सभी को पता है अभी वर्तमान में देश में चुनाव का दौर चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट से जो व्यक्ति है उसने यहाँ पर अपील की कि देखिए चुनाव का दौर चल रहा है तो मुझे इजाज़त दी जाए ताकि मैं राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो सकूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला देखा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना तो आपका मौलिक अधिकार है, आप हो सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन यहाँ पर गलती जो है वह गलती हाई कोर्ट से हुई है। हाई कोर्ट को ऐसा निर्णय देना ही नहीं चाहिए था। किस हाई कोर्ट ने दिया है? तो देखिए, यह जो निर्णय आया था यह आया था उड़ीसा हाई कोर्ट की तरफ से। उड़ीसा के उच्च न्यायालय ने व्यक्ति को कहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला पलट दिया। और ऐसा पहली बार नहीं है, पहले भी अनेक बार हमने देखा है कि हाई कोर्ट ने इस प्रकार के अलग अलग विचार प्रस्तुत किए। तो पूरा मामला समझेंगे, क्या था कारण, क्या स्थिति थी। लेकिन उससे पहले यदि एक प्रश्न आप लोगों से मेंस में पूछा जा सकता है तो कुछ इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा जाने की संभावना है मुख्य परीक्षा में। तो ज़रूरी है कि आप लोग अपने नोट्स वगैरह तैयार रखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, आप लोग अच्छे से आंसर लिख सकें। जब कभी भी चीज़ें चर्चाओं में रहती हैं तो प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है और आयोग इस प्रकार के ही प्रश्न पूछता है। ठीक है, चलिए आगे कहानी समझते हैं। तो देखिए, यह जो पूरी सुनवाई थी, यह सुनवाई की गई है सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति BR गवई साहब द्वारा और न्यायमूर्ति संदीप मेहता साहब द्वारा। इन्होंने सुनवाई की। यह जो सुनवाई हुई थी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवाशंकर दास के द्वारा लगाई गई याचिका की वजह से ये सुनवाई कर रहे थे। तो शिवाशंकर दास जो है भाजपा के नेता, इनको ही बोला गया था उड़ीसा हाईकोर्ट के द्वारा कि आप राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। क्यों आप राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होते हैं? तो इससे अव्यवस्था फैलने की संभावना है, चीज़ें गड़बड़ा सकती हैं। तो ज़रूरी है कि आप दूर रहें और चीज़ें बची रहें। यह मामला इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने मामला क्लियर किया तो यह सभी जो निर्णय था या जो पूरी स्थिति थी वास्तव में थोड़ी सोचने वाली थी, विचारणीय स्थिति है। तो अब कभी किसी व्यक्ति को बेल क्यों दी जाती है समझते हैं। पहले समझते हैं बेल का क्या मामला है, फिर समझते हैं बेल के आधार क्या होते हैं, फिर देखेंगे कि किस प्रकार से हाईकोर्ट अलग अलग अजीब अजीब शर्तें प्रस्तुत कर रहा है। अभी सबसे पहले आप लोग को यह क्लियर हो गया। तो एक नेता है, उनके लिए बोल दिया गया था कि आप राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हो सकता है मौलिक अधिकारों में शामिल है। एक प्रश्न यहाँ पे जो आप लोग के लिए छुपा हुआ है, वह प्रश्न आप लोग को यह भी समझना है कि एक व्यक्ति का राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना मौलिक अधिकार है। आपसे आयोग पूछ सकता है कभी भी कि राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना आपका कानूनी अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो उस स्थिति में याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार है। ठीक है, चीज़ें नहीं गड़बड़ानी चाहिए। तो क्या लगता है मामला, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को रोकना चाहिए राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से, या फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बिल्कुल ठीक है? जमानत क्यों दी जाती है? तो देखिए, जमानत की स्थिति यही है कि कभी किसी व्यक्ति का मुकदमा चल रहा हो और वह व्यक्ति अपनी अपील की प्रतीक्षा कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपका मुकदमा भी चल रहा है, अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा, या आप अपनी अपील के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जेल में रहना नहीं चाहते। आप कहते हैं कि ठीक है जी, मेरा मामला जो मेरा केस है वह पहली बात तो बेलेबल है, मैं जेल में रह करके नहीं जीवन खराब करना चाहता है, समय खराब नहीं करना चाहता, लेकिन जब जब मुझे कोर्ट बुलाएगा तो मैं पेशी के लिए चला आऊँगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तक मेरे मामले में, मेरे केस में एक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक आप मुझे अस्थायी तौर पर जेल से बाहर छोड़ सकते हैं। जो भी चीज़ें होंगी मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा।
तो आप इस प्रकार से बातचीत कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं न्यायालय से, और उसके बाद आप बाहर जा सकते हैं। ये तभी हो सकता है जब आपका जो अपराध है वह बेलेबल है। अगर आपका अपराध नॉन बेलेबल होगा तो आपको जमानत कोई नहीं दे सकता उसके बाद में, ये भी चीज़ें क्लियर रखनी है। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, बेलेबल होगा तभी याचिका लगेगी, और उसके बाद मुकदमे चल रहा हो या फिर आप अपील की प्रतीक्षा कर रहे हो, उस स्थिति में ही कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से जेल से रिहाई मांग सकता है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना आप लोग को कि अदालत में सबसे पहले ज़रूरी है कि वह जो भी कानूनी प्राधिकारी यानी कि जो भी जज साहब वगैरह है, पहली वह उनसे बातचीत कर ले, वह बता दे कि अंतिम उपस्थिति की गारंटी भी देगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि बाहर छोड़ दिया तो फिर आप देश छोड़ के आए, नहीं, आपको बताना होगा, चीज़ें प्रस्तुत करनी होगी कि आप जब जब न्यायालय बुलाएगा तब तब आप चले भी आएंगे, और उस दौरान आपको सबसे पहले एक सिक्योरिटी जमा करनी होगी, सुरक्षा जमा प्रस्तुत करनी होगी, तभी जाकर के आपको इस प्रकार से यह सभी स्थिति प्रदान की जाएगी और जेल से कुछ समय के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए बाहर छोड़ा जाएगा। तो जमानत का सामान्य तौर पर अर्थ यही होता है कि आपका केस चल रहा है या मान लो सुनवाई हो भी गई है, निर्णय आ गया, उसके बावजूद आप जेल से बाहर जा सकते हैं अनेक आधारों पर, अनेक विचार प्रस्तुत करते हुए, बातचीत करते हुए कोर्ट से। ठीक है, क्या क्या आधार है, कब किसी व्यक्ति को जमानत मिलेगी, इसके लिए क्या क्या बातें हैं हमारे पास में या क्या क्या स्थिति बनी हुई है। तो देखिए, एक केस है हमारे पास में, वर्ष 2009 का यह केस है। तो 2009 का यह केस कहलाता है खिलाड़ी बनाम यूपी राज्य मामला। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट प्रस्तुत किया था, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रस्तुत यह जो स्टेटमेंट था उसमें साफ साफ कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को जमानत पे रिहा करना सिर्फ और सिर्फ न्यायालय के अपने विवेक पे निर्भर करता है। अगर न्यायालय का विवेक यह कहता है, न्यायालय का विवेक का अर्थ जो जज साहब वहां बैठे हुए हैं, जो सुनवाई कर रहे हैं, अगर उनका विवेक यह कहता है कि व्यक्ति को रिहाई दी जा सकती है, व्यक्ति समाज में रहने के लिए ठीक है, हालांकि उससे गलती हो गई, उसने जो किया अपने अपराध को स्वीकार रहा है, सजा भी भुगतेगा, लेकिन उस सब के बावजूद व्यक्ति समाज में रहने योग्य है, तो हम जेल में रह करके इसके जीवन को पूरी तरह से खराब नहीं करना चाहते। व्यक्ति बाहर रहना चाहता है, इसका परिवार है, बाकी चीजें, तो ठीक है, आप निकलो, जाओ, और जितना भी लिमिटेड समय आपको दिया गया है थोड़ी बहुत रिहाई का, उसको बिता के वापस जेल में आ जाओ। ठीक है, तो यह सभी चीजों के लिए क्या बोला गया है खिलाड़ी बनाम यूपी राज्य मामले में, कि न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। यदि जज साहब उचित समझे तो ही बेल दे, बेलेबल एक्ट के अंदर भी, यह भी ध्यान रखिए। अगर आपका अपराध जमानत ही है, उसके बावजूद आप वहां पर जाकर अड़ नहीं सकते कि मुझे जमानत दो, आपको न्यायालय से अपील करनी पड़ेगी, आपको गुहार लगानी पड़ेगी कि मुझे भाई कुछ समय के लिए बाहर छोड़ दो, मुझे एक जमानत दे दो। जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। इसीलिए कह रहे हैं कि न्यायालय के विवेक पर निर्भर कर रहा है, अंततः वो भी आपका अधिकार है, लेकिन तब भी न्यायालय देखेगा, जाने का, समझेगा, ठीक लगेगा तो आपको बाहर जाने देगा, ठीक नहीं लगेगा तो कहेगा कि अंदर ही बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। इस दौरान आपको अपने कारण भी बताने होंगे। ऐसा नहीं है कि जमानत बस दे दो, नहीं, सबसे पहले आपको दर्ज कराने पड़ेंगे कि आप किन कारणों से जमानत चाहते हैं। आप कारण प्रस्तुत कराएंगे, कारण प्रस्तुत करेगा, न्यायालय उनको दर्ज करेगा, उन पर विचार करेगा, तब सोचेगा कि व्यक्ति को बाहर भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। तो ये तो बात हो गई एक हियरिंग की, एक केस की, जिस दौरान यह सभी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तुत की। इसके अलावा हमारे जो सीआरपीसी है ना, तो सीआरपीसी के अंदर भी प्रोविजंस किए गए हैं जमानत के लिए। जैसे कि सीआरपीसी का सेक्शन 439 है, बहुत खास है अपने आप में। यहाँ पर कहा गया है कि उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय दोनों को ही यह अनुमति है, अधिकार है कि अगर वह किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करना चाहे तो कर सकते हैं। मतलब दोनों जगह पर ही दोनों को स्थिति मिली हो, उच्च न्यायालय को भी, सत्र न्यायालय को। आपको लगता है कि कोई व्यक्ति जमानत में बाहर जा सकता है, तो आप अपने विवेक के अनुसार, अपनी स्थितियों के अनुसार, चीज़ों को देखते जानते समझते व्यक्ति को जमानत पे बाहर भेज सकते हैं। लेकिन जब कभी भी आप किसी व्यक्ति को जमानत पे बाहर भेजेंगे तो साथ साथ आपको सीआरपीसी का सेक्शन 437(3) का भी ध्यान रखना होगा। इस तरह भी थोड़ा नजर डालिए। क्यों? क्योंकि एक तरफ आपको 439 में बोला गया है कि आप जमानत दे सकते हैं, लेकिन जमानत के अंदर कुछ शर्तें भी लागू कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और जो हम लोग स्थिति पढ़ रहे हैं ना कि हाई कोर्ट अलग अलग कंडीशंस लागू कर रहे हैं व्यक्ति के ऊपर, जो भी एक्यूज्ड है, उस एक्यूज के ऊपर जो भी अलग अलग शर्तें लगाई जा रही हैं, उसे जो भी आदेश दिए जा रहे हैं, वह आदेश सीआरपीसी सेक्शन 437 के क्लॉज 3 में ही मेंशन है। क्यों मेंशन है? क्योंकि सीआरपीसी की धारा 437 का क्लॉज 3 यह अनुमति देता है न्यायालय को कि आप इजाजत देंगे, लेकिन इजाजत के ऊपर आप कुछ आवश्यक शर्तें भी लगा सकते हैं। आप कहेंगे कि ठीक है तुम बाहर जा सकते हो, लेकिन ये काम करना होगा। ये काम मतलब कुछ खास चीजें, जैसे कि आपको क्या करना है कि आप अब एक अपराध की वजह से पहले ही जेल में है, हम आपको इजाजत दे रहे हैं कि ठीक है समाज में रह लो। अब ये नहीं कि तुम बाहर जाकर के फिर दोबारा वही अपराध कर रहे हो, ये तो बहुत गलत हुआ।
न्यायालय की तौहीन भी होगी और फिर जमानत देने का फायदा तो नहीं होगा, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखनी होगी कि हम तुम्हें जमानत दे रहे हैं ताकि परिवार के साथ समय बिता लो या फिर कुछ और करना है तो वो कर लो, लेकिन जो अपराध पहले कर चुके हो उस अपराध को दोबारा नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि पहले मुर्गी चुराई थी किसी की, मुर्गी चुराने की वजह से जेल पहुंच गए हो, फिर एक बार दोबारा बाहर गए हो और दोबारा मन है दोबारा मुर्गी चुरा ली हो। नहीं करना, ये काम बहुत गलत है। ठीक है, वहीं इसके अलावा यह भी ध्यान रखना कि देखो आप एक्यूज्ड हो, आप आरोपी हो एक मामले में, आपको जमानत मिल गई, कोर्ट ने आपकी स्थिति को समझा, कहा कि ठीक है आप बाहर रह लो। अब बाहर जाकर के फिर गलत काम नहीं करने, ऐसा नहीं करना है कि जिस वजह से आप जिस मामले में अंदर आए हो आप उस मामले से जुड़े हुए जो अनेक लोग हैं, चाहे किसी का परिवार हो, उसके भाई बहन हो, माता पिता हो, आप उसके घर पहुंच जाओ और घर पहुंचने के बाद बोलो जाकर के कि देखो मैं तो छूट के आ गया, अब बताओ क्या करना है। ये सब काम भी नहीं करना है। बाहर जाके एक सभ्य व्यक्ति की तरह रहोगे तो ही ठीक होगा। जो मामले से जुड़े हुए अन्य व्यक्ति हैं या जो दूसरा पक्ष है आपके केस का, उनको डराने धमकाने का काम नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है। अब एक स्थिति ये है यहाँ पर कि जो धारा 437 है वहां पर कोर्ट को कहा गया है कि ठीक है आप शर्तें आरोपित कर सकते हो, लेकिन अब हाई कोर्ट ने समझा कि हम शर्तें आरोपित कर सकते हैं, मतलब हम कुछ भी आरोपित कर सकते हैं। उसी के तहत तो ये एक मामला है जो हम लोग देख रहे हैं कि व्यक्ति को कहा गया है कि आप राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। ऐसा इसमें शामिल बात कहीं नहीं की गई, जबकि कोर्ट ने अब यहां प्रस्तुत कर दिया है कि व्यक्ति का मौलिक अधिकार है गतिविधियों में शामिल होना, जो भी राजनीतिक गतिविधियों में वह शामिल होना चाहता है। ऐसा यहां नहीं लिखा था, तो कोर्ट ने खुद समझ लिया कि मुझे अधिकार मिला हुआ है, मैं तो कुछ भी आरोपित कर सकता हूं, मैं कुछ भी शर्त दूंगा, व्यक्ति को माननी पड़ेगी अगर वह बाहर जाना चाहता है तो। इस वजह से यहां पर बीच में आया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने बीच में आकर के चीजों को क्लियर करा कि देखो जी ध्यान रखो मामला, आप जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को जमानत दे रहे हो तो जमानत की शर्तों में ध्यान रखो कि शर्तें ऐसी होनी चाहिए जो संवैधानिक हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो। ऐसे नहीं कि कुछ भी आप व्यक्ति के ऊपर लगा दें, कोई भी शर्त लगा करके चीजें करा लें, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें ही आप व्यक्ति के ऊपर लागू कर सकते हैं और कुछ नहीं। लीगल होनी चाहिए कंडीशंस, ठीक है, निजी नहीं होनी चाहिए। आपको बचना है रूढ़िवादी विचारों से, रूढ़िवादी नहीं होना है, आपके विचार पित्त सत्तात्मक नहीं होने चाहिए, सामाजिक ढर्रे से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए और भारत के कानूनों और नियमों के अनुरूप होने चाहिए। आप ऐसे ही शर्तों को लागू कर सकते हैं, अपनी मर्जी से हर शर्त लागू नहीं कर सकते। हर शर्त लागू करने का क्या अर्थ है जरा एक बार यह भी समझिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में भी मामला गया था चंद्रबाबू नायडू साहब का, आप सभी को पता है एक बड़े नेता हैं। तो इनका मामला जब पहुंचा था घोटाले में, इन्होंने मांगा कि मुझे भी रिहाई चाहिए, मतलब मुझे जमानत दे दो। तो जमानत के तौर पे यहाँ पर जब इनकी चीज़ों को, इनकी अर्जी को स्वीकारा गया तो उस दौरान आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि आप सार्वजनिक रैलियां नहीं करेंगे और बैठकों में भाग नहीं लेंगे। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये तो गलत है, क्योंकि राजनीतिक जो गतिविधियों में शामिल होने का अधिकार है व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। तो यही स्थिति है कि कोर्ट मनमानी तरीके से शर्तें लगा रहे हैं जो कि नहीं लगानी चाहिए। एक और मामला हमारे पास में राजस्थान हाईकोर्ट का मामला था। राजस्थान हाईकोर्ट के मामले में सुनवाई हुई और सुनवाई करते हुए व्यक्ति को बोला कि तुम्हें जमानत तो दे दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जमानत के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। और जो शर्तें थी वो शर्तें बियॉन्ड द बार्स थी। क्या कहा गया व्यक्ति को कि देखो, सबसे पहले 1 लाख रुपए जुर्माना भरो जिस मामले में तुम्हें चाहिए जमानत, पहले 1 लाख रुपए जुर्माना दो, जुर्माने के साथ ही 1 लाख रुपए की जमानत राशि भी दो, इसके अलावा 50-50 हज़ार रुपए के 2 बॉन्ड भी जमा करो। मतलब व्यक्ति की जो जमानत थी वह कितनी पड़ी, टोटल 3 लाख की जमानत हो गई व्यक्ति की ओवरऑल देखा जाए तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तुत किया कि देखो, जमानत में कहा जा रहा है कि शर्तें लगा दो, लेकिन जमानत की शर्तें इतनी भी कड़ी नहीं होनी चाहिए कि व्यक्ति कहे कि मैं जेल में ही रह लेता हूं, मुझे बाहर जाना ही नहीं है, बाहर जाऊंगा तो गड़बड़ ज्यादा हो जाएगी, बड़ा आर्थिक हानि हो जाएगी मेरे को, तो इसलिए अच्छा है कि मैं जेल में ही रहूं, वही सब चीजें ठीक है मेरे लिए। तो इतनी कड़ाई से भी जमानत की शर्तें लागू नहीं करनी है। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी एक केस था, उसमें नेता आजम खान जो था उसको बोल दिया गया था कि देखो, आपको जमानत चाहिए, जमानत तो ले लो, लेकिन जमानत की हमारी एक शर्त को पूरा करना होगा। शर्त यह है कि नेता आजम खान का अपना खुद का एक विश्वविद्यालय है, वह है मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय। तो कहा गया कि तुम्हें जमानत तो मिल जाएगी, लेकिन जमानत मिलने के लिए तुम्हें ज़रूरी है कि रामपुर में जो यह विश्वविद्यालय है अपने इस विश्वविद्यालय को सील कर दो। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने दखलंदाजी की और कहा कि यह गलत है, यह जमानत का कोई आधार ही नहीं हो सकता। इस विश्वविद्यालय से ना तो सामाजिक व्यवस्था खराब हो रही है, ना ही संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन हो रहा है, ना ही ये हमारे कानूनों के अनुरूप है। कैसा कैसा आदेश दे रहे हो, कैसी शर्त लगा दे रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत अधिक गलत है ये। इसके अलावा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक केस आया।
यह जो केस था, यह केस था सेक्सुअल हैरेसमेंट का। तो यहाँ पर जो व्यक्ति आरोपी था उसने कहा कि मुझे जमानत दे दो। कोर्ट ने मामला सुना और कोर्ट ने कहा कि जमानत तो हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम सेक्सुअल हैरेसमेंट के तहत आए हो, तो ऐसी स्थिति में जो पीड़िता है उस लड़की से तुम्हें राखी बंधवानी होगी। चीज़ों को स्वीकार करोगे तो बाहर चले जाओगे, वरना कोई बात नहीं। अब राखी बंधवाना, रक्षाबंधन एक पवित्र बंधन है, भाई बहन के बीच प्यार का मामला होता है। अब इस प्रकार से सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले से जोड़ देना बहुत ही ज़्यादा, यह भी गलत है। तो इस प्रकार अलग अलग मामले में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर रहा है और हाई कोर्ट को समझा रहा है कि अपने दायरे में रहो, बाढ़ से बाहर नहीं जाओ, ब्रैकेट में रहोगे चीज़ें ठीक रहेंगी, वरना चीज़ें गड़बड़ा सकती हैं और गड़बड़ा ही रही हैं। हमने हर एक मामले में समझ में आ रहा है कहीं पे व्यक्ति के जो पवित्र संबंध हैं उनको खराब किया जा रहा है, कहीं पे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो कि चीज़ें नहीं होनी चाहिए व्यवस्था में। ठीक, तो इन सभी बातों को आधार बना करके आप लोग अपने इस मेंस के आंसर को अच्छा कर सकते हो। हालांकि पूरी न्यूज़ अगर अच्छी लगी है, चीज़ें सीखने, जानने, समझने को मिली है, तो नोट्स अच्छे से बना लीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर करना है और वीडियो को लाइक के बिना कहीं नहीं जाना है, इसका भी ध्यान रखें आप लोग। बाकी हम लोग अगली वीडियो मिलेंगे कुछ नए विषयों को लेकर के, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।